नमस्कार, मैं लेख शेखर शर्मा आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं और बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे आनुवांशिक असंगतियों के बारे में। हेरेडिटरी एनोमलीज की स्टडी हम करेंगे बच्चों। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सलक्षण या सिंड्रोम्स के बारे में। किसके बारे में? सलक्षण या सिंड्रोम्स की स्टडी हम करेंगे। मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या में विभिन्न असामान्यताओं के फलस्वरूप उत्पन्न लक्षणों के आधार पर निम्नलिखित सलक्षणियों का ज्ञान संभव हो पाया है। सबसे पहली बात तो ये आनुवांशिक असंगतियां होती क्या है? आनुवांशिक असंगतियों का मतलब है आनुवांशिक रोग, जिसे हेरेडिटरी एनोमलीज या जेनेटिक डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें भी महत्वपूर्ण है सलक्षण, जिसे इंग्लिश में सिंड्रोम्स कहते हैं। ठीक है, हमारे अंदर आपको पता ही होगा कि मनुष्य के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी मनुष्य के अंदर 44 ही क्रोमोसोम रह जाए, या 45 हो जाए, या 47 हो जाए, या 48 क्रोमोसोम हो जाए, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं गुणसूत्रों की संख्या में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया, जिसके कारण क्या हो गया? मनुष्य के अंदर कुछ रोग उत्पन्न हो जाएगी, कुछ जेनेटिक डिजीज या हेरेडिटरी एनोमलीज उत्पन्न हो जाएगी। इसे क्या बोलते हैं? सलक्षण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? सलक्षण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो सलक्षण होते हैं या ये जो सिंड्रोम होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे अपन? टर्नर सलक्षण या टर्नर सिंड्रोम के बारे में। फिर अपन पढ़ेंगे क्लाइनफेल्टर सलक्षण या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी कह सकते हैं। डाउन सलक्षण या डाउन सिंड्रोम के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं एक एक करके कि ये जो ये अब हम एक एक करके देखते हैं कि जो ये आनुवांशिक जो बीमारियां हैं, अब हम देखते हैं एक एक करके कि जो ये जेनेटिक जो डिसऑर्डर है या जो ये जेनेटिक डिजीज है, क्या होता है इनके अंदर, किस प्रकार से ये हो जाती है। सबसे पहले अपन देखते हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? टर्नर सिंड्रोम के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इसे गुणसूत्री विपथन के प्रकारांतर्गत असुगुणित एन्यूप्लियोइडी के नाम से अध्ययन करते हैं। टर्नर सिंड्रोम को असुगुणिता भी कहते हैं या एन्यूप्लियोइडी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, यह लिंगीय असामान्यता स्त्रियों में टर्नर द्वारा सन 1938 में खोजी गई थी। जो टर्नर सिंड्रोम होता है, ये होता है फीमेल के अंदर, और इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? 1938 में, 1938 में टर्नर ने बताया था। किसने बताया था? 1938 में टर्नर ने बताया था। इसके अंतर्गत एक न्यून सूत्रता से टर्नर सलक्षण प्राप्त हो जाते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 45 ही होती है, यानी कि 2n-1 एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। समझिए, ये जो टर्नर सिंड्रोम होता है, ये एक न्यून सूत्रता की वजह से हो रहा है। एक न्यून सूत्रता का मतलब क्या है? कि एक गुणसूत्र कम हो गया। क्या हो गया? एक गुणसूत्र कम हो गया। ये तो आपको पता ही होगा बच्चों कि मनुष्य के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मतलब कि अपन कह सकते हैं कि 23 के 23 का एक पेयर पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? 23 का एक पेयर पाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक आगे बात आपको समझ में? तो अपन इसको n मान ले, इसको भी n मान ले, तो टोटल क्या हो गया? 2n क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? 2n-1 का मतलब क्या हो गया? 2n-1 का मतलब हो गया, देखो 2n बराबर है, देखो मेरी बात समझिए आप, 2n बराबर है 46, तो 2n-1 बराबर क्या हो गया? 45 हो गया। तो इसमें एक न्यून सूत्रता से टर्नर जो सिंड्रोम है वो हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम वाली जो फीमेल्स होती है, उनमें कुल क्रोमोसोम संख्या 46 के स्थान पर 45 होती है, यानी कि 2n-1 एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। जिस गुणसूत्र की कमी होती है वह X गुणसूत्र होता है। बच्चों, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसको सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सेक्स क्रोमोसोम द्वारा हो रहा है, एलोसोम के द्वारा हो रहा है। ये किसके द्वारा हो रहा है? एलोसोम के द्वारा होता है। फीमेल के अंदर क्या होती है स्थिति? ये देखिए, फीमेल के अंदर होते हैं 44, तो क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं, अलिंग गुणसूत्र होते हैं। और 2 क्या होते हैं यहाँ पर? XX
2 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन जिसमें टर्नर सिंड्रोम होता है ना, उसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, क्योंकि जब अंडे बन रहे थे ना, तो अंडे बनने के दौरान जो अंडे हैं, जो ओवा है, उनमें एक्स क्रोमोसोम नहीं आ पाता है कभी कभी। ठीक है, जिस गुणसूत्र की कमी होती है वह एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स गुणसूत्र होता है। इससे गुणसूत्रीय व्यवस्था 22AA प्लस एक्स हो जाती है, मतलब 22 ऑटोसोम प्लस क्या हो जाती है, एक्स हो जाती है। व्यवस्था क्या होनी चाहिए थी, व्यवस्था होनी चाहिए थी 22 प्लस एक्स होनी चाहिए थी, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में व्यवस्था क्या जाती है, 22 प्लस एक्स ही रह जाती है, मतलब एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है। इसका कारण एक्स क्रोमोसोम में अवियोजन का होना है। ठीक है, जब एक असामान्य बिना एक्स गुणसूत्र का अंडा एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु से फर्टिलाइज होता है, निषेचित होता है, तो इससे उत्पन्न जो चाइल्ड होता है उसके अंदर X0 क्रोमोसोम होते हैं। ये जनन क्षमता विहीन स्त्रीलिंग A होते हैं। समझिए ध्यानपूर्वक, मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। यहाँ पर देखिए, ये माना कि है ना, क्या है, एक एग है, क्या है ये, एक, इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, देखिए आप ध्यानपूर्वक, माना कि यह क्या है, एक एग है। देखिए आप ध्यानपूर्वक, माना कि ये क्या है, देखना 23 प्लस एक्स, यह एक नॉर्मल एग है। क्या है, ये एक नॉर्मल एग है। इसमें देखिए ध्यानपूर्वक 22x, यह एक एग दिख रहा है आपको, एक ओवा दिख रहा है, नॉर्मल ओवा है, नॉर्मल ओवा। लेकिन भैया जो क्लाइनफेल्टर वाला जो ओवा होगा ना, वो कैसा होगा, देखिए ऐसा होगा। इसको तो अपन मिटा देते हैं, ऐसा होता है, देखो आप, ये होता है ओवम। ठीक है, अब ओवम का फर्टिलाइजेशन किससे हुआ, स्पर्म से हुआ, स्पर्म से हुआ, और स्पर्म के अंदर भी वही 22 प्लस एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे 22 कितने हो गए, 44 हो गए, और एक्स एक है, तो 44 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 45 क्रोमोसोम हो जाएंगे। एक एक्स क्रोमोसोम की यहाँ पर कमी हो चुकी है। ठीक है, इसलिए शिशु कैसा होगा, X0 वाला होगा। इसमें क्या होगा, जो ये जायगोट बनेगा ना, ये ऐसा बनेगा, ऐसा। ठीक है, ये बनेगा 44x वाला, और यहाँ पर 0 लिख दो दूसरे एक्स की जगह। ठीक है, ये जनन क्षमता विहीन स्त्रीलिंग होते हैं, मतलब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है फीमेल के अंदर, इनमें जनन क्षमता नहीं पाई जाती है। ठीक है, बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। ये लक्षण प्ररूप की दृष्टि से ये दिखते तो महिलाओं जैसे ही हैं, किंतु इनमें मासिक धर्म या महावारी का अभाव रहता है। अंडाशय मात्र सफेद उत्तक की अतिवर्धित धारी या उभार के समान दिखाई देता है और धारीवत जनक कहलाता है। स्ट्रीक गोनेड पाए जाते हैं, मतलब कि फुल्ली डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड इसके अंदर गोनेड नहीं पाए जाते, बल्कि धागे के समान दिखने वाले, धारीवत दिखने वाले क्या होते हैं, अंडर डेवलप्ड या अविकसित क्या पाए जाते हैं, गोनेड जनक पाए जाते हैं, अंडाशय पाए जाते हैं। देखो, अंडाशय को क्या बोलते हैं, गोनेड बोलते हैं। ठीक है, इनमें स्तन जो होते हैं वो अल्प विकसित होते हैं, ग्रीवा झिल्ली युक्त होती है, मतलब गले के अंदर ऐसी झिल्ली सी पाई जाती है, कानों का कुछ नीचे होना, छाती का अधिक चौड़ा होना, औसत से कम बुद्धि होती है इनमें, स्त्री हार्मोन का नीचा स्तर, टिंगनापन जैसे लक्षण प्रदर्शित होने के साथ ही इनमें बाधित मानसिकता का गुण भी पाया जाता है। इनकी मानसिकता बाधित होती है, साइको टाइप के भी ये होते हैं थोड़े। ठीक है, मानसिक रूप से थोड़े बीमार होते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड नंबर का जो सलक्षण है ना बच्चों, वो क्या है हमारा, वो है हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सेकंड नंबर का सिंड्रोम कौन सा है हमारा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। और इसके अंदर आप ध्यानपूर्वक देखिए, इस गुणसूत्री विपथन के अंतर्गत असुगुणिता एन्यूप्लियोइडी माना जाता है। इसे भी क्या कहा जाता है, अब सेकंड नंबर का हमारा सिंड्रोम कौन सा है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है।
इसे गुणसूत्री विपथन के अंतर्गत असुगुणिता माना गया है। क्या माना गया है? इसे एन्यूप्लियोइडी माना गया है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी एक लिंगीय असामान्यता है। कैसी है? एक सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर है ये, ठीक है, जो कि किस में होता है? पुल्लिंगों से संबंधित होता है, पुरुषों में होता है। जहां टर्नर सिंड्रोम महिलाओं के अंदर होता है, वहीं जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है यह पुरुष से संबंधित डिसऑर्डर है। इसे सर्वप्रथम हैरी द्वारा 1942 में ज्ञात किया गया था, खोजा गया था। इसके अंतर्गत नरों में या मेल में कुल 46 के स्थान पर 47 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? ट्राइसोमी भी कह सकते हैं। देखो बच्चों, जो नॉर्मल जो मेल होता है उसकी गुणसूत्रीय संरचना कैसी होगी, उसकी क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर कैसी होगी? ऐसी होगी। देखो आप ध्यानपूर्वक, 44 तो होते हैं ऑटोसोम, ठीक है, और 2 पाए जाते हैं 1X और सेकंड नंबर का Y। ये होते हैं बच्चों क्रोमोसोम। टोटल मेल के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। 46 में से 44 तो कौन से होते हैं? 44 तो कौन से होते हैं बच्चों? 44 तो होते हैं ऑटोसोम, और जो 2 होते हैं ना बाकी के X और Y, वो होते हैं कौन से? एलोसोम होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है? लेकिन जो क्लाइनफेल्टर वाले जो मेल होंगे ना, उनके अंदर बताऊं स्थिति कैसी होगी? क्लाइनफेल्टर वालों के अंदर स्थिति ऐसी होगी। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर जगह है मेरे पास, 44 प्लस एक्स वाई की जगह होगी XXY। इनमें एक X क्रोमोसोम ज़्यादा होता है। देखो इनमें गुणसूत्र 2n प्लस 1 हो जाते हैं। देखो नॉर्मल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2n होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं हम, लेकिन 2n में एक और जोड़ दो तो 46 की जगह कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे, ठीक है। इस लक्षण वाले नरों में एक X क्रोमोसोम अधिक होता है, जिसका कारण असामान्य अंडों जिसमें XX क्रोमोसोम होते हैं। अरे बच्चों, हमेशा अंडे में एक ही क्रोमोसोम होता है X, ठीक है, और हमेशा जो स्पर्म होता है ना, उसमें भी हमेशा एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है, एक ही लिंग क्रोमोसोम पाया जाता है। या तो X मिलेगा स्पर्म में या Y मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कुछ अंडे, कुछ ओवा असामान्य हो जाते हैं और उनमें एक X क्रोमोसोम की जगह 2XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगर उसका फर्टिलाइजेशन Y क्रोमोसोम वाले स्पर्म से होता है तो असामान्य अंड वियोजन होता है। असामान्य अंड अवियोजन नॉन डिस्टंजक्शन द्वारा बन जाते हैं। इस प्रकार के अंडे क्लाइनफेल्टर सलक्षणी बंध्य नर सर्टाइल मेल होते हैं। ये जो मेल होते हैं ना, ये सर्टाइल होते हैं, बच्चे पैदा करने की इनमें क्षमता नहीं होती है। इनमें नर जनन ग्रंथि क्या होती है बच्चों? अल्प विकसित व वृषण इनके होते हैं छोटे। इनमें शुक्र जनन नहीं होता है। इनकी छातियाँ चौड़ी होकर ये अधिक लंबे होते हैं। नर हार्मोन का स्तर कम पाया जाता है। जननांग इनके अल्प विकसित होते हैं। ये भी मानसिक रोगी होते हैं। क्लाइनफेल्टर सलक्षणियों में कभी कभी X गुणसूत्रों की संख्यात्मक स्थिति टेट्रासोमिक ज्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखो 3 हो गए, 3 X हो गए और 1 Y हो गया, ठीक है। पेंटासोमिक, यहाँ पर आप देखिए पेंटासोमिक, यहाँ पर 4X क्रोमोसोम हो गए और 1 क्या है? Y। देखो समझो, एक मेल में माना कि पेंटासोमिक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। कैसे? देखो समझो, 44 तो होंगे इसके अंदर, कौन से वाले क्रोमोसोम? इसके ऑटोसोम या लिंग गुणसूत्र, और बाकी के 5 इसमें क्या पाए जा रहे हैं? पाया जाना था इसमें XY, लेकिन क्या पाया जा रहा है? ये स्थिति उत्पन्न होगी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। क्या है ये? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। यहाँ पर मैं आपको एक टेबल बताता हूँ, एक सारणी के बारे में हम देखते हैं। देखिए सामान्य पुरुष होता है, सामान्य पुरुष दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। सामान्य पुरुष में क्या होते हैं? 44 तो होते हैं अलिंग गुणसूत्र, और भैया 2 क्या होते हैं? XY होते हैं लिंग गुणसूत्र, ठीक है। कोई बार बॉडीज इनमें नहीं पाई जाती है, कोई अतिरिक्त कुछ संरचना नहीं पाई जाती है। बार बॉडीज का मतलब क्या है बच्चों? समझो आप ध्यानपूर्वक। बार बॉडीज का मतलब क्या है कि जिन
के अंदर एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा होते हैं ना, उनमें है ना बारबोडीज नाम की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है सेल के अंदर, ठीक है। अब सामान्य स्त्री को देखिए, आप सामान्य स्त्री में देखिए, सही बात है 44 तो होते हैं यहाँ पर अलिंग गुणसूत्र, और बाकी के 2 क्या होते हैं यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और बारबोडीज की संख्या है कितनी यहाँ पर 1 है। कितनी है बारबोडीज की संख्या यहाँ पर 1, कितनी होती है 1 होती है। टर्नर सलक्षण वाली स्त्री को देखिए, ये देखो भैया X0, ये देखिए भैया ये देखिए भैया X0 क्या है X0, ठीक है। तो X0 में स्त्री में पुरुष जैसे लक्षण उत्पन्न हो गए, ना तो पुरुष रही ना औरत रही, बच्चे ही नहीं पैदा हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो इसमें भी बारबोडीज कितनी होती है, पुरुषों के समान 0 ही होती है। क्लाइनफेल्टर सलक्षण पुरुष से संबंधित बीमारी है, और इसमें एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखिए 2x क्रोमोसोम हो गए, बारबोडीज हो गई इनके अंदर 1, ठीक है। देखिए 3x सलक्षण स्त्री में होता है, ये किस में होता है, स्त्री में होता है, और यहाँ पर क्या हो गया, स्त्री में होने थे 2x क्रोमोसोम, लेकिन कितने हो गए 3 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर बारबोडीज की संख्या कितनी हो गई 2 हो गई, कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है। आगे देखिए और ध्यानपूर्वक 3XY सलक्षण या XY सिंड्रोम, ठीक है, पुरुषों में होता है, और यहाँ पर देखिए XY होना चाहिए था, XY तभी तो नॉर्मल पुरुष होगा, लेकिन यहाँ पर बच्चों 3XY हो गया, बारबोडीज हो गई यहाँ पर 2। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी 2x क्रोमोसोम पाए जाएंगे ना तो बारबोडीज होगी 1, और जब भी 2 से ज़्यादा x क्रोमोसोम मौजूद है ना तो समझ जाना बारबोडीज होगी 2, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यानपूर्वक चतु-X सिंड्रोम या चतु-X सलक्षण, चतु-X सलक्षण स्त्रियों में हो रहा है ये, ठीक है। इनमें देखो क्रोमोसोम 2 होने चाहिए थे, लेकिन कितने हो गए 4x क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। तो एक बारबोडी तो इससे बनती है, दूसरी इससे, और तीसरी इससे। 3 बारबोडीज क्या है, ये भी एक प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जो सेल में होती है, ठीक है, और फीमेल के अंदर ही पाई जाती है जनरली, ठीक है। और देखिए आप ध्यानपूर्वक, चतु हो गया अपना, ठीक है। फिर क्या है पेंटा XY सिंड्रोम या चौथा है XY सलक्षण, ये थोड़ा संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है, सलक्षण पुरुष, ठीक है। यहाँ पर कितने हो गए क्रोमोसोम 1 2 3 4 5 हो गए, 5 कितने हो गए 5 हो गए, तो ठीक है। बारबोडीज कितनी पाई जा रही है इसमें 1 2 3 पाई जा रही है, ठीक है। अब अपन क्या देखेंगे बच्चों, अब अपन देखेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन, डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने टर्नर सिंड्रोम पढ़ लिया, ठीक है, फीमेल के अंदर होता है। फिर अपन ने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ लिया, किस में होता है, मेल के अंदर होता है। और वो कैसा सिंड्रोम थे, वो सिंड्रोम थे बच्चों लिंग गुणसूत्र संबंधी सलक्षण थे, ठीक है। एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड सिंड्रोम थे वो सब जो अपन ने पढ़े हैं, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, लेकिन जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है उसमें कुछ एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं, 1 भी बढ़ सकता है, 2 भी बढ़ सकता है, 3 भी बढ़ सकता है, 4 भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ेंगे। और जो डाउन सिंड्रोम है ना बच्चों, ये कौन सा सिंड्रोम है, ये नॉन सेक्स क्रोमोसोम या ऑटोसोमल रिलेटेड ये सिंड्रोम है, ठीक है। इसे अलिंग सूत्री असुगुणिता या ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी भी कहते हैं, जो कि एक गुणसूत्री विपथन का ही प्रकार है के अंतर्गत डाउन सलक्षण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यह अलिंग सूत्रों में मिलने वाली एकाधी सूत्रता ट्राइसोमी है, ठीक है, जिसमें कुल 46 क्रोमोसोम के स्थान पर कोशिकाओं में 47 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इनमें 46 क्रोमोसोम के स्थान पर कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 47 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। अतिरिक्त जो क्रोमोसोम है, अतिरिक्त क्रोमोसोम 21 हो सकता है, या जो 17वें नंबर का अतिरिक्त जो क्रोमोसोम है, ठीक है, वो 21st वाला भी हो सकता है, ठीक है, 21 वाला भी। अतिरिक्त जो क्रोमोसोम है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है या जो अतिरिक्त गुणसूत्र है, वो 21 भी हो सकता है, या 17 वाला भी हो सकता है, ठीक है। या फिर कौन सा हो सकता है,
13 या 15 वाला भी हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के अपन तो कह सकते हैं कि कितने 44 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, कितने पाए जा रहे हैं 44 नॉन सेक्स क्रोमोसोम या ऑटोसोम पाए जाता है। अब इसमें से कोई सा भी हो सकता है, 21वां भी हो सकता है, 17वां भी हो सकता है, या 13वां या 15वां भी हो सकता है, किंतु जनरली, किंतु सामान्यतया, किंतु अधिकांशतया लॉक कर दिया जाए 21वें गुणसूत्र में ही ये होता है। डाउन सिंड्रोम तो किसकी वजह से होता है, जनरली 21वें 21 नंबर का जो गुणसूत्र होता है, जो क्रोमोसोम होता है, उसके अतिरिक्त होने के कारण होता है, जिसके कारण क्या होता है, टोटल क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाते हैं, गुणसूत्र की कुल संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। और देखिए इसका सलक्षणों के बारे में, इसका कारण इसका छोटा होना या घातकता उत्पन्न नहीं करना है। इसका कारण क्या है, इसका छोटा होना या घातकता उत्पन्न करना नहीं है। एकादी सूत्रता संबंधित सलक्षणों के बारे में वर्णन इंग्लैंड के लैग्डॉन डाउन ने 1866 में किया था। ये मंगोलियाई मूर्ख या डाउन सलक्षण भी कहा जाता है। इस बीमारी वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, मंगोलियाई मूर्ख या डाउन सलक्षण वाला व्यक्ति भी कहते हैं। इस रोग को मंगोलियाई मूर्ख भी कहते हैं, ठीक है, मंगोलियाई इडियट्स या मंगोलियन इडियट्स भी कहते हैं, या फिर डाउन सलक्षण भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार का कारण 21वें गुणसूत्र का अवियोजित न हो पाना है। इस प्रकार का कारण 21वें गुणसूत्र का अवियोजन होना है, जो अर्धसूत्रीय विभाजन के अंतराल में होता है, जब 21वां जोड़ा पूरा ही एक अंडे में पहुंचकर सामान्य वीर्याणु से या नॉर्मल स्पर्म से जब फर्टिलाइज होता है तो डाउन सिंड्रोम उत्पन्न करता है, ठीक है। इनके चेहरे की आकृति मंगोलों के समान होती है। मंगोलियन जो होते हैं ना, चौड़े चौड़े ऐसे मुंह वाले ऐसे होते हैं। इनकी जीभ मोटी होती है, टोंग थिक होती है, तथा मुंह इनका हमेशा खुला ही रहता है, ठीक है। और खुले रहने वाले मुंह से जीभ बाहर निकली रहती है, जैसे डॉगी में नहीं होती, ठीक है। इनकी ग्रीवा या गर्दन छोटी होती है तथा चौड़ी होती है। नाक तिरछी होती है। कान बनावट में अगठित होते हैं, कान भी इनके अजीबोगरीब लगते हैं, ठीक है। और असामान्य हथेली, स्थूल पैर, छोटे पैर होते हैं जो ठीक से कार्य नहीं करते हैं। तिरछे नेत्र होते हैं, टेढ़े टेढ़े देखते हैं, तथा मंद मानसिक बुद्धि वाले होते हैं। इनका मानसिक विकास भी कम हो पाता है। इनके जीवित रहने की संभावना अल्प होती है, तथा ये स्त्रियों में परिपक्वता के अंतिम चरण में उत्पन्न होते हैं। जो महिलाएं लेट उम्र में बच्चे पैदा करती है, जैसे कि कोई 45 वर्षीय युवती है या 50 वर्षीय जो महिला है, अगर वो संतान उत्पन्न करती है तो उसमें जो संतान उत्पन्न हो रही है उनमें डाउन सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम वाली संतानें उत्पन्न हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हो ही, और भगवान ना करे ऐसा हो भी, लेकिन फिर भी हो जाता है, ये तो समझ लो हो जाता है। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो ही, लेकिन कुछ एक में ये डाउन सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। अधिक उम्र में जो संतान उत्पन्न करती है उन महिलाओं के अंदर डाउन सिंड्रोम पाया जाता है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है जो आज मैंने आपको जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ाया है, ठीक है, या जो आपको सिंड्रोम्स के बारे में हमने पढ़ाया है वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सभी को थैंक यू, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कार्सिनोजेनेसिस या कैंसर उत्पत्ति के बारे में। आप सभी अपना ख्याल रखिए, सभी को टेक केयर।